हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने चैप्टर का एक्सरसाइज वाले सेक्शन पे आ गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो टर्म है वो किसने दिया था, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास में देखो, हेरोडोटस का इससे लिंक नहीं था, अरिस्टोनीज का था इससे लिंक, गैलीलियो का इससे लिंक नहीं था, एरिस्टोटल का इससे लिंक नहीं था। तो ये हमारे पास में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। ऑप्शंस दिए हुए इन चारों में से हमारे पास में कौन सा है जो फिजिकल फीचर की कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट है पोर्ट, सेकंड है रोड, थर्ड है प्लेन, फोर्थ है वाटर पार्क। देखिए, पोर्ट जो है वो मैन मेड होते हैं, ठीक है, रोड्स भी मैन मेड होती हैं, वाटर पार्क भी मैन मेड होते हैं। तो ये सब हमने आर्टिफिशियली बनाए हुए होते हैं। लेकिन प्लेन्स जो होते हैं, प्लेन्स अपने आप में एक ऐसी कैटेगरी है जो हम बनाते नहीं है, ठीक है। प्लेन्स क्या होता है, ज्योग्राफी का एक ऐसा फीचर है जो बाय नेचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हमें एलिमिनेशन के थ्रू भी इसको करके समझना है कि अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड उस टाइम पे हिट नहीं करता है। तो हमें ऑप्शंस में से पिक करना होता है कि हाँ ठीक है, ये तीनों आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये एक जो हमें नेचर के अंदर मिलता है। देन मेक करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग टू कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। यस, देखिए एक बात करी गई है यहाँ पे, कोई फिनोमेना दिया हुआ है, जैसे मेट्रोलॉजी की बात करी हुई है या स्ट्रीम की बात करी हुई है, वो कौन से ज्योग्राफी के पार्ट से रिलेटेड है। मेट्रोलॉजी, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड पेडोलॉजी यहाँ हमें दिया हुआ है। तो मेट्रोलॉजी का देखो रिलेशन किससे है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से नहीं है इसका लिंक, सॉइल ज्योग्राफी से भी नहीं है, इसका लिंक है क्लाइमेटोलॉजी से। यानी फर्स्ट वाला किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ में मैच कर रहा है। देन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम देखें कि भाई हमारे पास में लोग कैसे हैं, पॉपुलेशन वहां की कैसी है, उसको हम डेमोग्राफी को कहते हैं। तो डेमोग्राफी का लिंक हो जाएगा किससे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, ठीक है। देन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी है जो है हमारे पास में सोशल सेटिंग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो सोशियोलॉजी हो जाएगा डी, सोशल ज्योग्राफी से रिलेटेड, एंड पेडोलॉजी हो जाएगा आपका सॉइल ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, डी। तो फर्स्ट का आ रहा है सी, सेकंड का आ रहा है ए, थर्ड का आ रहा है डी एंड फोर्थ का आ रहा है बी। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन which one of the following questions is related to the cause effect relationship। देखिए ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड कौन सा फिनोमेना है वो हमें बताना है, या इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। हमने बात करी थी ज्योग्राफी के अंदर कि हमारे पास में तीन चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें हैं, वाई, वेयर एंड व्हाट। ये जो तीनों चीजें हैं ज्योग्राफी के अंदर फंडामेंटली हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। व्हेन वाला जो पार्ट था ये टाइम को डिनोट कर रहा था, ये हमारे पास में फोर्थ डायमेंशन से लिंक करता है ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी के अंदर जो हम फोर्थ डायमेंशन की बात करते हैं वो व्हेन हमें बताता है। तो बेसिकली व्हेन का तो इससे लिंक नहीं है, ये हमें पता लग गया। कॉज एंड इफेक्ट, ये हुआ तो ये क्यों हुआ, तो वो क्यों वाली बात कौन देगा, ये तो बताएगा कहां पे हुआ है, लोकेशन से रिलेटेड हो गया। व्हाट, क्या फिनोमिना हुआ है। वाई मतलब यही हमारे पास में एक ऐसी चीज है जो रीजन हमें दे सकता है। तो रीजन से रिलेटेड ये चीज हो रही है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास में ए हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से वाई आता है। व्हाट एंड वेयर को हम समझ चुके हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। देखिए टेम्पोरल सिंथेसिस की जो हम बात करें, टेम्पोरल सिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। टेम्पोरल सिंथेसिस से लिंक कौन करता है, ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आया था, हमें पता है कि ये टेम्पोरल सिंथेसिस से हिस्ट्री रिलेट करता है। स्पेशल सिंथेसिस से कौन रिलेट करता है, ज्योग्राफी रिलेट करता है। स्पेशल सिंथेसिस इससे रिलेट करता है ज्योग्राफी, ठीक है। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का इससे कोई लिंक नहीं है। देखिए टेम्पोरल सिंथेसिस इज अ स्टडी ऑफ हाउ अ प्लेस और रीजन चेंजेस ओवर टाइम, वेदर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन प्रोसेसेस, ठीक है। तो बेसिकली हमें समझना क्या है, ये क्या कहना चाहता है, टेम्पोरल सिंथेसिस एक टाइम के साथ में उस रीजन में जितने चेंजेस आ रहे हैं, अब वो चेंजेस चाहे मैनमेड रीजन की वजह से आए चाहे वो नेचुरली आए,
उनको हम टेम्पोरल सिंथेसिस के अंदर रखते हैं। ये मैंने बहुत रॉ डेफिनेशन आपको बताई है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर हमें समझना हो तो। टेम्पोरल सिंथेसिस क्या है? स्टडी ऑफ हाउ अ प्लेस और रीजन चेंजेस ओवर टाइम। टेम्पोरल क्या है? बेसिकली टाइम से रिलेटेड है, ठीक है ना। टाइम के साथ में चीजों में कैसे चेंज आ रहा है उसको हम समझते हैं, तो वो टेम्पोरल सिंथेसिस हो जाता है। और हिस्ट्री के अंदर हम यही काम करते हैं। देखिए कि हम ये बात करते हैं कि हाँ जी 353 बीसी के अंदर, ठीक है, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 353 बीसी, इसके अंदर मान लीजिए कोई एक टेंपल बना हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में वहां पे उस प्लेस के अंदर आते आते वहां से मान लीजिए सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, उसके बाद में आते आते 1700 एडी के अंदर मान लीजिए वहां पे आपके पास में कोई दूसरी नई साइट है, अगर वहां पे कोई भी पैलेस बनाया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1700 एडी के अंदर पैलेस बनाए थे तो उस टाइम पे डिगिंग करी गई तो पता लगा अच्छा यहाँ पे तो नीचे तो टेंपल के आपको रिमेन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पहले के टाइम में एक सिविलाइजेशन थी जिन्होंने यहाँ पे कुछ टेंपल वगैरह बनाया होगा। तो हम टाइम के साथ में उसको रिलेट कर रहे हैं, टाइम के साथ में उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि वो चाहे नेचुरल फिनोमिना की वजह से खत्म हुआ होगा या फिर वो मैन मेड कॉजेज की वजह से खत्म हुआ होगा। तो हम उसका टाइम के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम टेम्पोरल सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में हमें आंसर देना है रफली 3 लाइंस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कंटेंट दिया है बेसिकली पूरा समझाने के लिए। इसमें से आपका जो यूजफुल होगा आप उतने को लेकर के अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। बाकी हम इसके अंदर भी हाईलाइट कर लेंगे कि जो हमारे क्या काम का है। What important cultural features do you observe while going to school? Are they similar or dissimilar? Should they be included in the study of geography or not? If yes, then why? ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई हमें कल्चरल फीचर्स कौन कौन से ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। बेसिकली एक छोटा सा प्रैक्टिकल टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप रोज स्कूल जाते हैं तो आप कौन कौन से कल्चरल फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो उनको हमें भाई सिमिलर हमें देखने में मिलते हैं या डिसिमिलर देखने को मिलते हैं। उन्हें हमें ज्योग्राफी की स्टडी में रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो क्यों और नहीं रखना चाहिए तो क्यों। देखिए आप स्कूल जाते हैं तो बेसिकली आप क्या करते होंगे, जब घर से निकलते हैं आप देखते हैं कि चलो आप मेन रोड तक आ गए, उसके बाद में कहीं पे किसी घर के पास में बाहर पेट्रोल पंप हो सकता है, किसी के घर के पास में कोई टेम्पल हो सकता है, कोई मॉस्क हो सकती है, कोई चर्च हो सकता है ना, कोई दूसरा स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकते हैं। तो वो सब चीजें उसके अंदर आ रही होगी। तो बेसिकली वो कर क्या रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहां पे सामने आकर के हमें एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो वहां पे देखने को मिलते हैं, है ना। उन सब के बारे में हमें पता लगता है। यस, तो क्या बताया गया इसमें, एज वी ट्रेवल टू स्कूल वी एनकाउंटर वेरियस कल्चरल फीचर्स लाइक shops, theaters, roads, temples, mosques, churches, houses, government offices, and more along the way. These establishments symbolize different cultural aspects, each dissimilar from each other. देखिए क्या है, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया था, कल्चरल फीचर्स कौन कौन से आप ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में बताना था। हमने उन सारे कल्चरल फीचर्स को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। देन यहाँ पे हमें बोला गया था कि उन कल्चरल फीचर्स को आप सिमिलर देखते हैं या डिसिमिलर देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि इनके अंदर हमें सिमिलैरिटी नहीं दिखती है। तो जो सिमिलैरिटी नहीं दिखती है उनके बारे में हमने बता दिया कि ये सारी जो चीजें हैं वो अलग अलग है। जब सारी चीजें अलग अलग है इसका मतलब क्या है, अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट से आती हैं और वो सब क्या है, डिसिमिलर टू ईच अदर है। ओके, देन indeed they hold significance in the study of geography, particularly in comprehending human geography. They constitute an integral component of social and cultural geography. देखिए ये जो पार्ट है सारा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पूरे एक दूसरे से डिसिमिलर है। तो डिसिमिलर होने का बेनिफिट क्या है, या इससे हमें क्या चीज समझ में आती है, इससे हमें दो चीजें समझ में आती है, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी से इनका लिंक देख सकते हैं कि भाई हर एक पर्सन का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई जो है कि थिएटर के अंदर काम कर रहा है, तो कोई हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा हो, कोई हो सकता है कि कोई टेंपल या चर्च के अंदर काम कर रहा हो प्रीस्ट की फॉर्म में, ठीक है। देन दूसरी हमें ये चीज पता लगती है यहाँ पे कि भाई सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ही सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग हैं, हेट्रोजेनस हमारी सोसाइटी है, या सोसाइटी में डिसिमिलैरिटी जो हमें देखने को मिलती है उसका भी हमें स्टडी में हेल्प करता है। तो हमें क्या बताना था, कल्चरल फीचर्स के बारे में हमने बता दिया। शुड दे बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, यस। क्यों शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन ज्योग्राफी का भी पार्ट है और वो
कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी का भी पार्ट है। यू हैव सीन अ टेनिस बॉल, अ क्रिकेट बॉल एंड ऑरेंज एंड अ पंपकिन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, यू हैव सीन अ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल एंड ऑरेंज एंड अ पंपकिन, विच वन अमंग्स दीज रिजेंबल्स द शेप ऑफ अर्थ, व्हाई यू हैव चूजन दिस पर्टिकुलर आइटम टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो शेप ऑफ अर्थ से कौन सा हमारे पास में सिमिलर आता है उसके बारे में हमें बात करनी। द अर्थ शेप इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ एन ऑरेंज। ऑरेंज से सिमिलर होने का रीजन क्या है, अभी हम बात करेंगे। ये दोनों जो शेप है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल की बात करिए, मैंने सिर्फ एक टेनिस बॉल ही रख दिया है क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर लाइक टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल। अ पंपकिन इज कंपैरेटिवली लॉन्गर। ये पंपकिन ऐसा थोड़ा सा लंबा होता है, अर्थ हमारी ऐसी तो नहीं है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, ये जो पोल्स वाला सेक्शन होता है यहाँ पे क्या है, अर्थ हमारी फ्लैटेंड है। ठीक है, अर्थ यहाँ पे हमारी क्या है, फ्लैटेंड है ना, गिविंग इट अ जियोइड शेप, गिविंग इट अ जियोइड शेप। ठीक है, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, अर्थ की जो शेप है कैसी है, जियोइड शेप है। ठीक है, अर्थ की जो शेप है वो एक जियोइड शेप है। This means it is slightly flatter at the equator and more as compressed at the pole, resembling the shape of an orange rather than a uniformly spherical object. Basically हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल बताएं, बेसिकली ये क्या है, स्फेयर जैसी शेप आ रही है। ठीक है ना, स्फेयर जैसी शेप आ रही है यानी परफेक्टली राउंड है, परफेक्टली राउंड है। परफेक्टली राउंड नहीं होती अर्थ। अर्थ की जो शेप है वो पोल्स के ऊपर थोड़ी सी फ्लैटर आती है। अर्थ की जो शेप है पोल्स के ऊपर थोड़ी सी फ्लैटर आती है। जब भी पोल्स पे थोड़ी फ्लैटर आ रही है, वो शेप कौन दे रहा है, हमें ऑरेंज दे रहा है। ऑरेंज थोड़ी सी फ्लैटर शेप देता है, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि अर्थ की शेप ऑरेंज के सिमिलर है। पंपकिन जैसी नहीं है, क्योंकि पंपकिन तो क्या थोड़ा सा ऐसा लंबा सा आ रहा है, इस वजह से पंपकिन के जैसी नहीं आती है। ओके, यस। डू यू सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल? व्हाई डू वी प्लांट सो मेनी ट्रीज? हाउ डू द ट्रीज मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? देखिए हमें करना क्या है कि एक स्कूल के अंदर बहुत कॉमन एक्टिविटी होती है वन महोत्सव करके। वन महोत्सव में बेसिकली प्लांटेशंस करते हैं। तो अभी जब आप अपनी भी स्कूल जाएंगे, आपके स्कूल में हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि वन महोत्सव हो चुका हो या फिर आने वाला हो। तो वन महोत्सव में क्या करेंगे, आपको ट्रीज लगवाएंगे। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर आपको एनकरेज किया जाता है एज एन स्टूडेंट्स कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाएं और एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को समझें। तो वन महोत्सव आप ऑब्जर्व करते हैं? यस, वी ऑब्जर्व वन महोत्सव एट आवर स्कूल। वी पार्टिसिपेट इन द प्लांटिंग न्यूमरस ट्रीज बिकॉज ट्रीज ऑफर वेरियस एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फूड, ऑक्सीजन, क्लीन एयर and valuable economic resources such as rubber, paper among others. Moreover, they contribute to the production of medicines. बहुत से मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। एक बहुत कॉमन मेडिसिनल प्लांट है जो आपके घरों में भी होता है, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, उसके घर में आपके रोज पूजा भी होती होगी। Trees help maintain ecological balance by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen through the process of photosynthesis. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या बताया, वन महोत्सव मनाते हैं आप स्कूल में, ये सब मनाते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमें बताया कि इकोलॉजिकल बैलेंस में कैसे मेंटेन करते, कैसे हेल्प करते हैं। तो हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। किस प्रोसेस के अंदर करते हैं ऐसा? फोटोसिंथेसिस के अंदर करते हैं, वो हमने यहाँ पे बता दिया। और इतने ट्रीज क्यों प्लांट करते हैं? क्योंकि ट्रीज से हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं, इस वजह से हम ट्रीज को प्लांट करते हैं। देन नेक्स्ट, यू हैव सीन एलिफेंट्स, डियर, earthworms, trees and grasses. Where do they live or grow? What is the name given to this sphere? Can you describe some of the important features of this sphere? तो देखिए हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इतने सारी जो भी चीजें बताई हुई है, एलिफेंट्स, डियर, अर्थवॉर्म्स, ट्रीज एंड ग्रासेस, ये सब कौन से स्फेयर के अंदर आते हैं? ये सब एक साथ कहाँ पे रहते हैं? अर्थ के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि हम अलग अलग जोन्स के अंदर इसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। वो हमें क्या हेल्प करता है, हम स्टडी इसलिए इनको करते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल इनकी जो डिपेंडेंस है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्फेयर? इस स्फेयर के अंदर जो हम इनका एक दूसरे पर डिपेंडेंस है उसको समझते हैं। उस स्फेयर का यहाँ पे हमें डायरेक्टली नाम पूछा है, कैन यू डिस्क्राइब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस स्फेयर? देखिए क्या है,
द स्फेयर वेयर एलिफेंट्स, डियर, अर्थवॉर्म्स, ट्रीज एंड ग्रासेस लिव एंड ग्रो इज नोन एज बायोस्फेयर। बेसिकली बायोस्फेयर के अंदर ये सारे आते हैं और इनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है। Here are some key characteristics of the biosphere। तो बायोस्फेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। द बायोस्फेयर रेफर्स टू द कलेक्टिव एनवायरमेंट कंप्राइजिंग लैंड स्फेयर्स, जिसको हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, वाटर स्फेयर जिसको हम हाइड्रोस्फेयर भी बोलते हैं, एंड एयर स्फेयर यानी जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, वेयर लाइफ फ्लरिशेज। तो देखिए बायोस्फेयर क्या होता है। बायोस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, biotic components of the biosphere include plants, animals, while abiotic components encompasses soil, water and air। देखिए जिनके अंदर लाइफ है वो हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, और जिनमें लाइफ नहीं है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, उसमें प्लांट्स भी आते हैं एंड एनिमल्स भी आते हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए, सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है। अब बायोटिक में कौन कौन से, सॉइल, वाटर एंड एयर आते हैं। द बायोस्फीयर होस्ट बोथ मोबाइल एंड स्टेशनरी लाइफ फॉर्म्स। मोबाइल ऑर्गेनिज्म कंप्राइज एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमंस। मोबाइल मीन्स जो अपना आना जाना, चलना फिरना, कुछ ऐसा कर सकते हो, उछल कूद जो भी कर सकते हो, हम करते हैं ना उछल कूद। एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, मोबाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, क्या मूव कर सकते हैं। बेसिकली मोबाइल से आप ये ध्यान रखिए, मोबाइल मीन्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो भी मूव कर सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमंस, ये सब मूव कर सकते हैं। वाइल स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ट्रीज, प्लांट्स एंड ग्रासेस। देखिए इसको होलसम अगर मैं आपको एक पिक्चर के अंदर समझाना चाहूँ, बायोस्फीयर क्या है, तो ये बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के अंदर क्या है, एटमॉस्फेयर आ गया, हाइड्रोस्फेयर आ गया एंड लिथोस्फेयर आ गया। लिथोस्फेयर यानी अर्थ से रिलेटेड, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर यानी एयर से रिलेटेड। अब इसके अंदर जितनी भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हम यहाँ पे लेकर के बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रीज भी आ रहे हैं, एनिमल्स भी आ रहे हैं, प्लांट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं, ये सब भी आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, वॉर्म्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर के अंदर, वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह जितने भी यहाँ पे स्पीसीज हैं, प्लांट्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग वाटर वगैरह। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी ये बर्ड्स वगैरह हैं वो सब आ जाएंगे। इन सबका जो कॉम्बिनेशन है, इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, जो लिथोस्फेयर के ऊपर हम रहते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे कोई भी जो हमारे पास में एनिमल्स हैं वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इन सब का एक जो कॉम्बिनेशन, इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर एंड एयर, ये सब क्या है, बायोस्फीयर का पार्ट है। ये सब क्या है, बायोस्फीयर का पार्ट है। तो बेसिकली आप एग्जाम में इसको कैसे बना के आ सकते हो, एग्जाम में आप कुछ ऐसे क्रिएटिविटी कर सकते हो, एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहां आप बना सकते हो हाइड्रोस्फेयर, या आप कर सकते हो लिथोस्फेयर। इनको हमने अलग अलग बॉक्सेस में बंद किया और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का इंटर रिलेशन कर रहे हैं। और ये पूरा आप क्या बता सकते हो, इन जो सबका रिलेशन है वो आप यहां पे क्या बता सकते हो, बायोस्फीयर के फॉर्म में आप बता सकते हो। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का जो इंटर रिलेशन है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, बायोस्फीयर की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, इसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। देन नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। देखिए बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है ना बड़ा वो प्रैक्टिकल टाइप का और आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने जस्ट एक थ्योरेटिकली आपको एक इसका आंसर दिया, बाकी इसका आंसर ऐसा सच एज कुछ बनता नहीं है, लेकिन आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसा कुछ आपका आंसर फ्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये हर एक इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक हो सकता है। हाउ मच टाइम डू यू टेक रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, हैड द स्कूल बीन लोकेटेड अक्रॉस द रोड फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। दूसरी तरफ ये, हाउ मच टाइम
वुड यू हैव टेकन टू रीच द स्कूल, कितना टाइम आपको स्कूल पहुंचने में लगता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन योर रेजिडेंस एंड द स्कूल, पास में है दूर है, पास में है तो आपको क्या फायदा है, दूर है तो आपका क्या फायदा है, क्या लॉस है, वो भी. ऑन द टाइम टेकन इन कम्यूटिंग, कितनी देर लगती है, 5 मिनट की दूरी पे ही है, दूसरी रोड के दूसरी तरफ ये आगे पीछे स्कूल की गली में आप रहते हो, या 5 to 10 किलोमीटर हो जो आप मतलब एक स्कूल की बस में या फिर कुछ ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू या अपने कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप स्कूल आते हो. कैन यू कन्वर्ट टाइम इनटू स्पेस एंड वाइस वर्सा, तो आप टाइम को स्पेस में, स्पेस को टाइम में. स्पेस बेसिकली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है. ठीक है, ये बात कर रहा है डिस्टेंस की. तो ये आप कर सकते हो क्या, ये हम कर सकते हैं ऑब्वियसली. हमने बात करी भी एक एग्जांपल की जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1000 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है, उसको आप बाय रोड ट्रेवल कर रहे हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी 17 किलोमीटर दूर है, 17 आवर्स की डिस्टेंस पे. तो 17 आवर्स की डिस्टेंस यानी आपने बता दिया है 1000 किलोमीटर को आपने दूसरे फॉर्म में बता दिया कि यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करने में 17 आवर्स लगते हैं. या फिर आपने बता दिया कि बाय एयर आपको जाने में 2 आवर्स या 3 आवर्स जो भी लगते हैं, तो आपने बताया कि बाय एयर ये डिस्टेंस कितना, 3 आवर्स की डिस्टेंस पे है. तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डिस्टेंस को टाइम के अंदर और टाइम को डिस्टेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा. इट यूजुअली रिक्वायर्स अराउंड हाफ एन आवर फॉर मी टू ट्रैवल टू स्कूल. हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि हम ये सबका इंडिविजुअल अपना अपना आंसर हो सकता है. इफ माई स्कूल वर लोकेटेड जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम माई हाउस, आई कुड अराइव देयर इन ओनली 5 मिनट. अगर पास में होती तो मैं 5 मिनट में आ जाता, लेकिन दूर है तो मुझे कोई ना कोई कम्यूटेशन मीन्स के थ्रू जाना पड़ता है. हाउएवर, बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड स्कूल, अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड इन कम्यूटिंग. जाता ही है ऑब्वियसली, 5-10 किलोमीटर से आप लोग भी आते जाते होंगे तो आपका भी टाइम जाता होगा. दिस एक्सटेंडेड ट्रेवल टाइम नेगेटिवली अफेक्ट्स माई एकेडमिक परफॉर्मेंस एज इट लीव्स मी विद लेस टाइम फॉर स्टडिंग. इट ऑल्सो अफेक्ट्स माई प्लेइंग टाइम. बेसिकली होता क्या है कि अगर 8 AM पे आपकी स्कूल है और अगर आपका घर 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अराउंड एन आवर तो कम से कम आपको पहले निकलना ही पड़ेगा. अगर आप स्कूल बस में आते हैं या कुछ और ऐसा मोड के थ्रू आते हैं तो आप जल्दी निकलेंगे तो आपका मॉर्निंग में और जल्दी उठना पड़ेगा. देन फिर आप स्कूल से आने के बाद में आपके पास में स्टडी के लिए टाइम कम रहेगा, आप टायर्ड हो जाएंगे, आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आपके पास में खेलने का भी टाइम कम बचेगा. तो होता क्या है, इससे हमारा जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्टडी और आपका प्लेइंग टाइम जो होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. तो यही बताया, नेगेटिव इफेक्ट करता है. और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उसको भी मुझे वो भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि मुझे लेस टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए और खेलने के लिए भी. आप अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, हो सकता है वहां पे आपकी स्कूल इतना डिस्टेंस पे हो, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो कि आपको आने में 1.5 आवर भी लग जाए, 2 आवर्स भी लग जाए. तो इतना भी टाइम वहां पे लगना एक बहुत कॉमन सी बात होती है. ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम like saying a place is 45-minute drive away. However, time cannot be directly transformed into distance or space. बेसिकली अभी हमने बात की थी पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर हमें बताना है कि कोई डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो हम उसको ऐसा भी बता सकते हैं, बाय एयर ये डिस्टेंस 3 आवर्स की है, बाय रोड ये 17-18 आवर्स की डिस्टेंस है. तो वैसे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमने बता दिया कि कोई डिस्टेंस को कि 45 मिनट्स की ड्राइव पर है या कितनी ड्राइव के ऊपर है, तो हम ऐसा इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो वो कंप्लीटली एक ऐसा आंसर था जो आप अपने बेसिस के ऊपर, आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उसको बता सकते हैं. अब उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स. ठीक है, 150 वर्ड्स यानी हमें 10 to 15 मिनिमम 15 लाइन्स के अंदर बताना ही होगा. यू ऑब्जर्व एवरी डे इन योर सराउंडिंग्स दैट देयर इज अ वेरिएशन इन नेचुरल एज वेल एज कल्चरल फिनोमिना. ऑल द ट्रीज आर नॉट ऑफ द सेम वेराइटी. All the birds and animals you see are different. All these different elements are found on the earth. Can you now argue that geography is the study of areal differentiation? Basically areal differentiation क्या होता है उसको हमें समझाना है. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं, कुछ केसेस दे दिए गए हैं, उसके हेल्प से हमें ये प्रूव करना है. अब एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप में से जिनको नहीं याद है उनके लिए मैंने एक छोटी सी यहाँ पर डेफिनेशन लगाई है एरियल डिफरेंशिएशन की. तो उस एरियल डिफरेंशिएशन को एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, देन हम आगे चलते हैं. एरियल डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग वन जियोग्राफिकल एरिया. ठीक है, क्या कह रहा है ये बेसिकली यहाँ पे, डिस्टिंग्विशिंग, प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग वन जियोग्राफिकल एरिया और रीजन फ्रॉम अनदर
बेस्ड ऑन इट्स यूनिक फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए करना क्या है, हमें दो ज्योग्राफिकल एरिया को डिस्टिंग्विश करना है। मान लीजिए मैं आपको एक बात कर रहा हूं डेजर्ट रीजन की, या मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप ले लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल लीजिए। और यहां पे आप एग्जांपल ले लीजिए राजस्थान का। ठीक है, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, एरियल डिफरेंशिएशन करना है। एरियल डिफरेंशिएशन बेसिकली आप क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे जम्मू कश्मीर और राजस्थान कैसे डिफरेंट है, किसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया को दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से डिस्टिंग्विश करेंगे, किसके बेसिस पे, यूनिक फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता देंगे, जम्मू कश्मीर में कैसा एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट बताएंगे, राजस्थान का क्लाइमेट बताएंगे, वहां की टोपोग्राफी बताएंगे, राजस्थान की टोपोग्राफी बताएंगे, वहां की लैंग्वेज बताएंगे, यहाँ की लैंग्वेज बताएंगे, वहां की इकोनॉमी किस तरीके की है, किस पे डिपेंडेंट है, कौन से सेक्टर्स वहां पे मेजर इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले करते हैं, वैसा आप राजस्थान में बताएंगे। इस तरीके से लैंग्वेज को आप बता देंगे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आप बता देंगे राजस्थान में। तो इस तरीके से करते हुए हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, और ये डिफरेंस बेसिकली किस टाइप का होगा, एरियल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ये डिफरेंस कैसा होगा, एरियल डिफरेंशिएशन होगा। तो इसी को अभी हमें समझना है। ऐसा ही हमें क्या करना है, पूरे ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करना है, कि हमें पूरे ज्योग्राफी के अंदर ऐसे वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं पे ट्रीज हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, बर्ड्स और एनिमल्स हैं अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आप देखते हो पूरी अर्थ के ऊपर सब जगह बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलती है। तो कैन यू आर्ग्यू दैट ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। तो क्या आप ये बात कह सकते हो कि ज्योग्राफी तो एक एरियल डिफरेंशिएशन का सब्जेक्ट है। तो उसको हम समझते हैं। The diversity in both natural and cultural aspect is extensive. While the study of areal differentiation forms a part of geography, the discipline itself extends beyond this concept. Basically, areal differentiation तो जो है वही ज्योग्राफी नहीं होती है। हमने यहाँ पे क्या कहा, एरियल डिफरेंशिएशन ही खुद ज्योग्राफी नहीं है। एरियल डिफरेंशिएशन तो ज्योग्राफी का एक पार्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी में इतनी सारी चीजें आती है, उसमें से एक पार्ट आता है ज्योग्राफी, एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, एरियल डिफरेंशिएशन पूरी ज्योग्राफी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम से समझाऊं, देखिए बेसिकली क्या है। ये पूरा जैसे आपका एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ठीक है, इस ज्योग्राफी में आप क्या बहुत सारी चीजों को पढ़ोगे। उन बहुत सारी चीजों में से एक, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीजें आ रही है जो ज्योग्राफी के अंदर आप इंक्लूड करें। इनमें से एक क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन है। इनमें से एक क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसमें दूसरी भी बहुत सारी स्पेशल डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, जिसके अंदर आप क्या बात करते हो, डिस्टेंस की बात करते हो, है ना। एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर आप अलग बात करते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आती है ज्योग्राफी में, जिसके अंदर से आप एक एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हो। ना कि ये एरियल डिफरेंशिएशन ही ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसका एक पार्ट आप एरियल डिफरेंशिएशन कह सकते हो। ठीक है, जियोग्राफी एज अ फील्ड फोकसेस ऑन स्पेस एंड एक्नॉलेजेस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो मैंने आपको बताया था एक थोड़ी सी देर पहले क्वेश्चन आया था कि टेम्पोरल सिंथेसिस क्या होता है। टेम्पोरल सिंथेसिस पे कौन फोकस करता है, टेम्पोरल सिंथेसिस पे फोकस करने वाला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। वैसे ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करने वाला सब्जेक्ट कौन है, ज्योग्राफी। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे या स्पेशल सिंथेसिस पे फोकस करता है। It examines the patterns of distribution, location, and concentration of phenomena across space, offering interpretations and explanations of these patterns. तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भी ज्योग्राफी के अंदर क्या आते हैं कि हम बात करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स को बताते हैं, उनकी लोकेशंस को बताते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स को बताते हैं, पैटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि कहाँ पे क्या चीज मिल रही है ना। इस रीजन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं कि राजस्थान में आपको पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन मिलेगी जो आपको तमिलनाडु के अंदर नहीं मिलेगी, या जो आपको मेघालय में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लोकेशन उनकी बताते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ फिनोमिना बताते हैं कि भाई कौन सी जगह पे क्या चीज होनी है, अक्रॉस स्पेस, ऑफरिंग इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दीज पैटर्न्स। भाई कोई पैटर्न मिल रहा है अगर हमें, तो वो कहाँ पे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ठीक है, उसका रीजन हम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हिमालयाज की, जो हिमालयाज हैं वो इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्यों बने,
ठीक है, कौन सा, उसका क्या रीजन था कि वो यहाँ पे आकर के तो नहीं बने, सॉरी यहाँ पे आकर के तो नहीं बने, वो ईस्टर्न रीजन के अंदर या जो ईस्टर्न घाट है उसके पास में तो नहीं बने। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि कौन कौन सी दो प्लेट्स हैं जो आके सबमर्ज हुई थी, उसके वजह से नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जाकर के हिमालयाज का ओरिजिन हुआ। तो हम बेसिकली यहाँ पे करते क्या है, तो हम यहाँ पे यही काम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास में ज्योग्राफिकल फीचर है उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज पैटर्न्स, और उनका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कि ये जो काम हुआ वो क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली ज्योग्राफी में क्या करते हैं, कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना को उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, देन उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। मोरओवर ज्योग्राफी considers the associations and interconnections between phenomena across space, analyzing them to provide further insights। अब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग हमारे पास में जो फिनोमेना है उनको एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि अच्छा राजस्थान के अंदर अगर अप्रैल मई जून के अंदर इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर राजस्थान, गुजरात, यूपी और जो दिल्ली वाला थोड़ा सा पार्ट है, हरियाणा वाला रीजन, ये जो पूरा नॉर्दर्न रीजन है इसके अंदर अगर हीट ज्यादा होगी, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉनसून बहुत अच्छा होने की हम चांसेस बता सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज्यादा हीट पड़ेगी यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा, मॉनसून जो है उतना ही हमारे पास में अच्छा आएगा। लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं हैं, जो हमारी विंड्स हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में आएंगी, तो इससे हम इनको लिंक कर सकते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, ज्योग्राफी कंसिडर्स the associations and interconnections between phenomena across space and analyzing them to provide further insights. Okay, it also explores the relationship between the phenomena resulting from the dynamic interaction between humans and their physical surrounding. Then geography aids in comprehending reality from a spatial perspective. Thus it is not only recognizes variations in phenomena from one place to another but also integrates them comprehensively, acknowledging that these integrations may differ elsewhere. ठीक है, तो क्या करता है, ज्योग्राफी एड्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग रियलिटी फ्रॉम स्पेशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, स्पेशल पर्सपेक्टिव के फॉर्म में हमें ये कॉम्प्रिहेंड करने में हेल्प करता है, हमें बताता है कि जो पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही होगी। Thus it is not only recognizes variation in phenomena from one place to another but also integrates them comprehensively, acknowledging that these integrations may differ elsewhere। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग रीजंस बताता है, अलग अलग जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर जो इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वहां पे आपको डेजर्ट देखने को मिलता है जो हम थार डेजर्ट कहते हैं। उसका क्या रीजन है वहां पे बनने का। एंड अगर आप बात करें कि जो चाइना के नॉर्दर्न रीजन के अंदर जो गोबी आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, वो उसका क्या रीजन है। या आप जो बात कर लें दूसरे रीजन्स के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो डेजर्ट बनेगा, क्या रीजन है। तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। तो ये हमें क्या हेल्प करता है कि केस टू केस हम उस पर्टिकुलर फिनोमिना को समझ पाएं, देन हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएं कि इसका क्या रीजन रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली हमें ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट ऐसा हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, you have already studied geography, history, civics and economics as a parts of social studies. Attempt an integration of these disciplines, highlighting their interface। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें ये चीज बतानी है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ में क्या लिंकेज है। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है, ज्योग्राफी और सिविक्स का क्या है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का क्या है। तो इनके इंटर रिलेशंस हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। यस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की बात करने से पहले हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का क्या रिलेशन है, कि जहाँ पे आपने हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जिनका ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा हुआ करता था उन स्टेट्स का, उनको एक बेनिफिट मिलता था कि अगर कोई एनिमी है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो उनको बेनिफिट मिलता था कि अगर रास्ते में उनके टेरिटोरियल रीजन में कहीं पे फॉरेस्ट आ रहा है, कहीं पे रिवर आ रही है, तो वो जो एनिमी आ रहा है उसको क्रॉस करके आने में टाइम लग जाएगा। बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है तो वो जब तक उनके ऊपर सिटी के अंदर अटैक करेंगे तब तक उनको फायदा मिल जाता है कि यार इतना इनको कवर करके आना पड़ेगा, इतना कवर करके आएंगे तब तक अपन प्रिपेयर हो जाएंगे। छोटा सा अगर कोई स्टेट होता है जिसके पास में एरिया कम है तो सडनली अटैक हो गया, प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिला, तो उनके पास में ये बेनिफिट हुआ करता था। दूसरा, जैसे इंडिया के पास में भी अगर हम देखें
तो सदर्न रीजन के अंदर पूरे पोर्शंस थे, तो वहां से जल्दी से इन्वेडर्स आ नहीं पाए थे अनलेस कि उनके पास में बहुत अच्छी नेवी हो, जैसे पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश आए थे। या हम नॉर्दर्न रीजन के अंदर देखें, हिमालयाज है, तो हिमालयाज ने हमें इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करके रखा था कि जो नॉर्थ से इन्वेडर्स आ सकते थे। बाद में तो उनको पासेस के बारे में पता लग गया कि इन पासेस के थ्रू हम होकर के इंडिया तक जा सकते हैं, तो वो लोग आए थे इन्वेड करने के लिए, लेकिन उसने बहुत हद तक हमें बचाए रखा। तो हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लिंकेज हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे पुराने टाइम में जो फोर्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, उन फोर्ट्स की लोकेशन कुछ इसी तरीके से देख के बनाई जाती थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस उनकी कुछ ऐसी होती थी कि जल्दी से वो एनिमी को मतलब एनिमी उनको ढूंढ नहीं पाए, वो एनिमी को देख ले, ठीक है। एनिमी को वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, इजीली वहां पे वो पहुंच जाएगा तो वो उनको सीज करके मतलब हरा सकता है, उनके साथ में बैटल इजीली कर सकता है। तो उसको वहां तक आने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जानी चाहिए कि वो आ जाए तो वैसे ही परेशान हो जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कुछ बहुत अच्छा ऐसा लिंकेज हुआ करता था। तो ज्योग्राफी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। स्पेशियल डिस्टेंस, फॉर इंस्टेंस, हैज ऑफन बीन ए डिसाइसिव फैक्टर इन अल्टरिंग द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। थ्रूआउट हिस्ट्री स्पेशल डेप्थ हैज प्रोवाइड डिफेंस टू मेनी कंट्रीज। अभी अभी हमने बात की थी कि आपके पास में एरिया ज्यादा होने का बेनिफिट ही मिलता था कि आपको डिफेंस के अंदर आपको हेल्प मिल जाती। पर्टिकुलरली एविडेंट इन रीसेंट सेंचुरीज इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर, nations with extensive territorial expenses have been able to buy time at the expense of territory। तो उनके पास टेरिटरी होती, टेरिटरी को उतने को वो कवर करके आएंगे तो उनको उतना टाइम मिल गया ना, 2, 5, 10 घंटे, उतना उनको प्रिपरेशन के लिए इनफ होते थे। मोर ओवर, every geographical phenomena undergoes temporal changes and can be analyzed through a historical lens। A transformation in landforms, climate, vegetation, economic activities, occupation and cultural development have followed distinct historical trajectories। बेसिकली एक तो वो एंगल था, दूसरा कि लैंडफॉर्म्स में चेंज आते हैं, क्लाइमेट में आते हैं, वेजिटेशन में आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज होती है टाइम के साथ में, ऑक्यूपेशन चेंज होते हैं, कल्चरली हम डेवलप होते हैं, कल्चर में चेंजेस आते हैं। तो इन सब को भी हम क्या देख सकते हैं, हिस्टोरिकली समझ सकते हैं। और हिस्टोरिकली समझने में हमें क्या एक ज्योग्राफी की मदद लगती है कि हाँ, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिना में जो चेंजेस आए वो कुछ ना कुछ हिस्ट्री के साथ में आए होंगे, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर भी रहे होंगे। तो इस तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक लिंकेज होता है। देन ज्योग्राफी एंड सिविक्स, इनका क्या रिलेशन है? पॉलिटिकल साइंस प्राइमरली कंसर्न्स इटसेल्फ विद टेरिटरी, पॉपुलेशन, while political geography delves into the examination of the state as a special entity along with studying the populace and their political behavior। बेसिकली सिविक्स और ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है? हमने बात करी थी कि एक ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सिविक्स के साथ में भी। वहाँ पे किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करोगे, जो डेमोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, वहाँ पे टेरिटरीज को आप डिफाइन करते हो। 2 कंट्रीज के बीच में जो टेरिटरीज डिफाइन करी जाती हैं कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जिस तरीके से है, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जैसा है, तो वो टेरिटरीज भी डिफाइन इस तरीके से करी जाती है। उसमें सिविक्स के साथ में ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पॉपुलेशन को समझने के लिए, पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, पॉपुलेशन के सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको ज्योग्राफी की नीड होती है, वो आप सिविक्स में काम लेते हो। While political geography delves into the examination of the state as a special entity along with the studying the populace and the political behavior। ठीक है, तो जो हमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है उसमें क्या करना होता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम एक तो पॉलिटिकल बिहेवियर समझते हैं पॉपुलेंस का, एंड पॉपुलेशन को समझते हैं कि किस टाइप की यहाँ पे पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है। देन लास्ट पॉइंट इज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड deals with fundamental aspects of the economy including production, distribution, exchange and consumption। तो देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास में यही आता है, एक प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सचेंज आता है एंड कंजप्शन आता है। कि देखिए जो भी कोई भी गुड्स होता है उनका प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर उनका बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज होगा, और या फिर उनका कंजप्शन होगा। इन सारी चीजों को अगर हम समझें तो ज्योग्राफी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है कि अगर यार्न है, अगर कॉटन का प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है उसी पूरे एरिया के अंदर आपको कॉटन की इंडस्ट्रीज ज्यादा मिलेगी। ठीक है, जिस एरिया में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो जहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर कॉटन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वहां पे आपको कॉटन की इंडस्ट्रीज नहीं मिलेगी। शुगर इंडस्ट्रीज आपको उन्हीं एरियाज में कंसंट्रेटेड मिलेगी जहां पे शुगर का प्रोडक्शन होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। तो वो एरिया कौन सा है? महाराष्ट्र में और यूपी में, वहां सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए वहां पे शुगर मिल्स भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो बेसिकली प्रोडक्शन के साथ में ज्योग्राफी इस तरीके से लिंक करती है।
देन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। कंजप्शन के लिए भी आपको ज्योग्राफी की नीड होती है। रीजन, वहां पे आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हो कि कौन से टाइप की पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, इस प्रोडक्ट की वहां पे डिमांड होगी या नहीं होगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपको हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में अगर आपको चीजों को डिलीवर करना है, आज आपको अगर डिलीवर करनी है कोई चीज को अरुणाचल प्रदेश में, तो उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि वहां पे चीजों को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इतनी ज्यादा आ रही है तो क्या वहां पे इतनी हमारी सस्टेनेबल डिमांड है कि वहां पे हम फैक्ट्री को लगा पाए, क्या हमारे पास वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इन सारे फैक्टर्स को हम किससे एड्रेस कर सकते हैं, ज्योग्राफी से एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी इस तरीके से हैंड इन हैंड जाते हैं। ईच ऑफ दीज फैक्टर also possesses special dimension leading to the involvement of economic geography as the study of the special aspect of production, distribution, exchange and consumption। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में कौन सा एस्पेक्ट प्रोवाइड करवाता है, स्पेशल एस्पेक्ट प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप कि आपका ये चैप्टर जो होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने अभी अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर लिया है एंड उससे पहले हम इसको जो चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप एक बार चैप्टर को रिविजिट करिए एंड इस वीडियो को भी आप रिविजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।